क्या है, द्विघात समीकरण। आप लोग द्विघात बहुपद के बारे में पढ़े हैं, दूसरा चैप्टर था ना, क्या द्विघात बहुपद। इसके बारे में तो उसमें आपको बताया गया था कि यदि चर पे घात 2 होता है तो उसी को क्या कहा जाता है, द्विघात कहा जाता है उसी को। चर पे घात 2 हो, जैसे मान लेते हैं ये x हो गया, इस पे घात 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। ऐसे x² + 5x + 6 हो गया, तो ये भी क्या है, बहुपद, क्योंकि इस पे घात, और द्विघात बहुपद है ये। कौन सा, अब देखो द्विघात समीकरण कुछ और नहीं होता है, यदि इसी बहुपद का तुलना हम शून्य से कर दें तो इसी को कहा जाता है द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद का तुलना अगर हम किससे कर देते हैं, शून्य से कर देते हैं, तो उसी को कहा जाता है द्विघात समीकरण कहा जाता है। और द्विघात समीकरण का जो व्यापक सूत्र होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र वो होता है ax² + bx + c = 0। लेकिन एक कंडीशन इसमें दिया रहता है, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो गया तो इसका तो x² भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा bx + c, तो ये द्विघात रह जाएगा कि रैखिक रह जाएगा, रैखिक हो जाएगा। तो इसलिए इसमें ये लिखा रहेगा आपको कि a ≠ क्या, 0, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो देखो ये घात 2 जो है खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि 0 गुणा अगर x² में करेंगे तो 0 होगा, बचेगा bx + c, तो bx + c द्विघात में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि bx x पे घात कितना है, यहाँ पे 1 है, और एक घात रहेगा तो रैखिक समीकरण में आ जाएगा, तो द्विघात में नहीं आएगा ना। तो इसलिए जो है यहाँ पे लिखा जाता है आपका क्या, a ≠ 0 लिखा जाता है। तो समझ में आया, यदि हम द्विघात बहुपद का तुलना शून्य से कर देते हैं तो उसी को कहा जाता है क्या, द्विघात समीकरण कहा जाता है। और द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र ax² + bx + c = 0 होता है, जबकि a ≠ 0 होना चाहिए। तो इसी को कहा गया क्या, द्विघात समीकरण। त्रिघात समीकरण रहेगा तो यहाँ पे घात कितना हो जाएगा, तो वहाँ भी a ≠ 0 रहेगा। अगर चतुर्थ घात आ गया तो 4 हो जाएगा घात, ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन समीकरण की एक विषय होती है पहचान कि हमेशा ये 0 से तुलना ही हुआ होता है, किससे, 0 से तुलना हुआ होगा, तो उसी को नहीं, अगर यही 0 नहीं रहेगा तो ये बहुपद में आ जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। और ये तुलना कर दिया जाता है तो ये हो जाता है क्या, द्विघात समीकरण हो जाता है, जो भी कितना भी घात रहे। रैखिक समीकरण भी होता है एक, अगर ऐसा लिखा हो ax + b लिखा हो तो ये कौन सा समीकरण होगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा, क्योंकि इस पे घात कितना है, 1 है। अब यहाँ भी a ≠ 0 होगा, क्योंकि अगर ये b हो जाएगा तो खाली समीकरण में रह ही नहीं जाएगा ये, तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ें इसमें होंगे। तो द्विघात बहुपद समझ में आ गया ना, इसका व्यापक सूत्र भी पता चल गया कैसे होता है। तो ठीक है, अब इसमें आइए आप लोग, और कुछ इसमें समझाने वाला नहीं है। अब आपको कुछ क्वेश्चन देगा इसमें, जैसे समीकरण लिखा रहेगा और आपको पहचान करना रहेगा क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। उस समीकरण कई तरह से लिखने का उसका तरीका अलग अलग होगा। कुछ समीकरण को सॉल्व करके आपको बताना होगा, कुछ समीकरण आपको देख के पता चल जाएगा कि ये द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, जैसे आप खोलिए, उसमें देखिए पहला प्रश्नावली में ऊपर पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। हाँ, द्विघात समीकरण है कि नहीं है। जैसे उसमें देखो कुछ दिया होगा, क्या दिया है, जैसे देखो प्रश्नावली 4.1 है। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, आपको मतलब चेक करना है ना, पता करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो जैसे क्या दिया है, 1, हाँ, ये दिया है ना, 3 है। चलिए, क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो ऐसे देख के तो आप पता नहीं कर पाओगे, आपको पहले इसको क्या करना होगा कि ये देखो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है ना, तो इसको आपको हल करना पड़ेगा पहले। तो हल करेंगे तो देखो क्या होगा,
एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस और 2 का गुणा x में होगा तो क्या होगा, और 2 तिया 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, वैसे देखो 2x से 2x काट सकते हो, ठीक है, तो 2x से 2x काट सकते हो, यहाँ 1 है और ये 6 यहाँ माइनस में इधर आएगा तो बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना बराबर 0, तो घात कितना आया, तो इसका मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, ठीक है। और कोई क्वेश्चन लिख सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0 हुआ, तो लिख सकते हो ना, वैसे यहाँ पे 0 तो लिख ही सकते हो, 0x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस बराबर 3 क्वेश्चन में x प्लस 1 a/x प्लस 4। इसको जब आप हल करोगे पूरा, देखिए यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x गुणे 1/x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 हो गया फार्मूला में, a हो गया x और b हो गया 1/x हो गया, बराबर 3x प्लस 3/x प्लस 4, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 है ना, क्योंकि एक्स कट गया, बराबर यहाँ एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4x बटा में क्या x होगा कि नहीं होगा, यहाँ एलसीएम ले लो तो क्या होगा एलसीएम, और यहाँ पे क्या होगा प्लस 1 प्लस 2x बराबर 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में क्या 3 बटा में x आ रहा है ना समझ में। अब देखो एक x तो एक x कैंसिल हो जाएगा और x पे पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, एक x यहाँ बच रहा है, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 3x होगा कि नहीं होगा। अब घात कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना, तो इसका तो ये क्या द्विघात होगा, मान तो इसको व्यवस्थित कर लेते हैं हम लोग, इधर आ जाएगा ये माइनस 3x क्यूब हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो घटेगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा बराबर, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, क्योंकि घात कितना आ रहा है 4 आ जा रहा है, और 4 आ जा रहा है तो चतुर्घात में जाएगा, तो इसलिए द्विघात नहीं होगा। नोट करना हो तो कर लीजिए। तो इसमें का तो लगा ले जाओगे। अब दूसरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, ऊपर क्या लिखा हुआ है। किसी को कोई दिक्कत है, पहले वाले में सब लोग लगा ले जाओगे ना, कुछ देख के कुछ सॉल्व करके। घात देख लीजिएगा, 2 आ गया तो द्विघात समीकरण रहेगा, नहीं आया तो नहीं रहेगा। दूसरा सब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ऊपर, पहले ऊपर पढ़ लो, करना क्या है। इसमें देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो आपको मिलेगा नीचे, उसको द्विघात समीकरण के रूप में खाली लिखना है, ना कि उसको मान निकाल के हल करना पूरा, खाली उसको द्विघात समीकरण के रूप में बना लेना है, ठीक है, यही काम करना है। क्वेश्चन देखो क्या दिया पहला, लंबाई चौड़ाई से जो है 5 अधिक है, अच्छा ये अधिक है। मतलब आपको देखो चौड़ाई और लंबाई ज्ञात करना नहीं है, लेकिन अगर ज्ञात करना होगा तो द्विघात समीकरण किस रूप में होगा वही हमको बताना है, ठीक है। द्विघात समीकरण में खाली हमको प्रदर्शित कर देना है। जैसे आप लोग पढ़े थे ना, इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें भी पहले देखो शुरुआत वाला कोई चैप्टर था प्रश्नावली था, उसमें आपको खाली बदलने के लिए ही कहा था, ना कि उसको सॉल्व करने के लिए कहा था। तो ये काम आपको इसमें भी करना है। तो दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन यही कहा है, दूसरा का पहला
कि कह रहा है एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 528 दिया हुआ है। क्षेत्रफल तो 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर दिया है। अब कह रहा है कि आयताकार भूखंड की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगना से एक अधिक भी है। तो इसमें किससे तुलना किया जा रहा है? चौड़ाई से। इसमें एक चीज ध्यान में, एक्स और वाई दो चर नहीं आपको मानना होगा, एक के चर से काम चलाना है, नहीं तो पता चला कि एक ठुक मान लो एक्स, एक ठुक मान लो वाई। ठीक है, इसमें वाई का कोई योगदान नहीं। एक्स से लिख रहे हो तो एक्स का, वाई लिख रहे हो तो वाई का आपको करना होगा। ठीक है, तो मान लेंगे, देखो हाँ, तुलना किससे किया जा रहा है? चौड़ाई से। कह रहा है चौड़ाई से दुगना है ना लंबाई, तो हम लोग मान लेते हैं चौड़ाई क्या है? एक्स। तो माना भूखंड की चौड़ाई बराबर एक्स मीटर। ठीक है, तो भूखंड का चौड़ाई तो पता चल गया एक्स मीटर, तब लंबाई क्या हो जाएगा? तब आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर हो जाएगा। कह रहा है कि देखो क्वेश्चन में कह रहा है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, मतलब दुगना भी है और दुगना होने भी नहीं बराबर हो रहा है, उसमें एक जोड़ना पड़ रहा है, ये कह रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? यक्स का दुगना क्या होगा? कह रहा तब भी बराबर नहीं हो रहा था, तो इसमें क्या करना पड़ रहा था? समझ में आ गया ना। तब प्रश्नानुसार नहीं, प्रश्नानुसार लिखना नहीं, आयत का क्षेत्रफल निकाल लो। तब आयताकार क्या? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो कि कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर, ये दिया है। अब देखो, लेकिन ये तो आयताकार क्षेत्रफल दिया, लेकिन हम लोग अगर अपना खुद से निकालते हैं आयताकार का क्षेत्रफल तो कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई करते तो यही करते हैं ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। और इसी को सॉल्व किया है, ये तब कितना आया है? तो लंबाई कितना है? 2x और चौड़ाई क्या है? x बराबर 528। कोई जरूरी नहीं उसका। अब देखो गुणा करा दो x का, तो क्या हो जाएगा? प्लस x। 528 प्लस में इधर आएगा तो देखो यही आंसर होगा इसका। कह रहा था ना द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। खाली इसको निरूपित करना, ना कि एक्स वाई का मान, मतलब इसका लंबाई और चौड़ाई का मान निकालना है। तो इतना खाली इसमें करना है। कोई दिक्कत हो तो बताएं। उसके बाद वाला क्या है? क्या है? कितना है? 306 है। देखो कह रहा दो क्रमागत धन पूर्णांक है ना, धन पूर्णांकों का गुणनफल का है 306 है। तो क्रमागत का मतलब समझ रहे हो? पूर्णांक मतलब जानते हो पूर्णांक क्या होता है? जो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्यात्मक तीनों होता है, वही क्या होता है? और ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक, शून्यात्मक और। लेकिन इसमें कह दिया है कि धनात्मक लेना है। तो क्रमागत का मतलब क्या? एक के बाद एक। जैसे आपका 1 2 3 4 5 लिखा है, क्या है? क्रमागत है। एक है, एक में एक जोड़ दिया गया, 2 हो गया, 2 में एक जोड़ दिया गया है तो 3 हो गया, 3 में एक जोड़ा गया है तो ये क्रम से तो गया है। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं पहला क्रमागत संख्या क्या है? यक्स है। दूसरा है ना इसका, माना पहली धन क्रमागत पूर्णांक क्या है? यक्स है। तब दूसरी धन क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत होता है ना, एक एक जोड़ता जाता है, तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें यही ना कहा ना कि दो क्रमागत पूर्णांक होगा। दो क्रमागत, देखो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब तो आगे बढ़ना नहीं है कि तीसरा लेकर चलना होगा। तो प्रश्नानुसार क्या कहा है? प्रश्नानुसार यही कह रहा है कि दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब इसको गुणा करा देते हैं तो कितना आता है? 306। अर्थात
एक्स गुणे एक बराबर कितना, ये का है ना, गुणा करा लो, एक्स स्क्वायर माइनस 300 बराबर ये आंसर हो गया ना द्विघात समीकरण। बस ये इतना करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। रोहन की जो माँ है वो इस समय रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। कितना, 26 वर्ष। किससे बड़ी है, तो रोहन का तो पता नहीं अभी कितना वर्ष का है वो। अगर हमको ये पता होता रोहन 10 साल का है तो हम लोग को समझ में आ जाता कि इसका तो उसकी मम्मी जो है 36 की होगी, यही तो होगा। 20 का अगर रोहन होगा तो 20 में 25 जोड़ देते हम लोग, 26 जोड़ देते तो पता चल रहा आगे हो जाता है, ये तो होता। लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है, हम लोग को रोहन की आयु को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि रोहन की आयु, तीसरा नंबर माना रोहन का वर्तमान आयु बराबर कितना, तब रोहन का पता चलेगा अक्सर, तब उसकी माँ के वर्तमान आयु कह रहा है, इससे कितने वर्ष, तो एक्स प्लस 26 ये तो होगा। तो इसकी माँ इस समय कितना होगी, एक्स प्लस 26 वर्ष की होगी, ये तो होगा। अब कह रहा है कि आज से 3 वर्ष पश्चात, आज से 3 वर्ष पश्चात दोनों के आयु का अगर गुणा कर दिया जाता है तो हो जाता है कितना, 360 हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या रहा होगा और 3 वर्ष पश्चात जो है उसकी माँ की आयु क्या होगा। तब 3 वर्ष पश्चात का मतलब समझ रहे हो ना, हाँ, तो हाँ 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना हो जाएगा, पश्चात का तो 3 जुड़ जाएगा, मतलब इस रोहन अगर मान लेते 10 साल का था तो 3 वर्ष बाद 13 साल का हो जाता, लेकिन यहाँ 10 तो दिया नहीं, एक्स है तो एक्स रहेगा। और इसी प्रकार जो है 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु, देखो x प्लस 26 तो वर्तमान था, इसमें 3 और जोड़ दीजिए तो x प्लस 29 वर्ष, ये तो होगा। तब प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार क्या बोला है, यही बोला था ना कि 3 वर्ष पश्चात जो रोहन की आयु था और 3 वर्ष पश्चात जो उसकी माँ की आयु था, दोनों का अगर गुणा करा दिया जाता है तो कितना आ जाता है, ये कहा है ना। किसका किसका गुणा कराओगे, हाँ x प्लस 3 और तो कह रहा कितना आ जाता है 300, ये तो कहा है, गुणा करा देते हैं। x का गुणा x में होगा तो x का गुणा x में हो गया एक्स स्क्वायर, x का गुणा 29 में होगा तो 29x हो जाएगा। फिर देखो प्लस 3 का गुणा x में होगा तो, और 3 का गुणा 29 में करना है तो कितना हो जाएगा 87 बराबर 360। तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 3 32x प्लस 87 माइनस बराबर 0। तो नहीं अभी तो इस हल होगा ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस देखो 6 में से 7 घटेगा 3 हो जाएगा, 5 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो गया 273 बराबर 0। ये आंसर हो गया, 2 घात समीकरण के रूप में हो गया ना। एक रेलगाड़ी है, करा 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, और यदि इसकी चाल जो है कितना 8 किमी प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना 3 घंटे अधिक लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। मतलब एक रेलगाड़ी है,
इसको मानते हैं ए बिंदु हो गया और ये बिंदु हो गया बी। मतलब ये टोटल बीच की दूरी कितना है इसका 480 किलोमीटर है। मतलब रेलगाड़ी को यहीं से उसको दूरी तय करना होगा। अब रेलगाड़ी जब ये दूरी तय करती है, रेलगाड़ी को इसको तय करना है दूरी अब, तो ये कितना मतलब एक नियत चाल से तय करती है पहले 480 किलोमीटर, लेकिन जब उसकी चाल को कम कर दिया जाता है कितना 8 किमी, तो पहले जितना लग रहा था समय उससे 3 घंटा मान लेते हो। 480 किलोमीटर की दूरी जब तय की नियत चाल से, तो मान लेते हो 5 घंटे में तय कर ली गई थी। 480 किलोमीटर की दूरी वो 5 घंटे में तय कर ली गई थी, लेकिन फिर उसका जो चाल जो भी रहा होगा उस चाल को घटा दिया गया कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पता चला कि पहले जब वो 5 घंटा लग रहा था तो वो कितना लगने लगा 8 घंटा लगने लगा। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि रेलगाड़ी की चाल जो है क्या है यक्स है। दूसरे का चौथा है ना, माना रेलगाड़ी की नियत चाल देखो ये किमी में दिया है ना, तो इसलिए इसको भी क्या मानेंगे किमी प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की नियत चाल हम लोग मान लिए कि 1 किमी प्रति घंटा, मतलब इतना किमी की रफ्तार से वो चल रही थी, तो 480 किलोमीटर की दूरी तय की होगी तो कितना समय लगा होगा ये हम लोग पता कर लेते हैं। क्योंकि हमको देखो दूरी पता है और चाल पता है, तो समय तो ज्ञात कर सकते हैं ना, क्योंकि जब समय पता करेंगे हम लोग तभी तो पता पाएंगे 3 घंटा कैसे लगा हुआ था उतना। तो हम लोग क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं इसका क्या, कब रेलगाड़ी द्वारा किसके रेलगाड़ी द्वारा कितना 480 किमी की दूरी हाँ तय करने में लगा समय, यही ना लगा समय। उस समय कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा दूरी कितना तय करना है और किस चाल से चल रही है, तो कितना इतना घंटा लग गया उसको। ठीक है, परंतु यदि रेलगाड़ी की चाल कितना 8 किमी प्रति घंटा क्या कर दिया जा रहा है, हाँ कम कर दिया जाता है, 8 किमी प्रति घंटा कम कर दिया जाता है तब रेलगाड़ी की नई चाल क्या हो जाएगी बताएंगे, क्या होगा प्लस में यक्स माइनस क्या हो जाएगा, मान लेते हैं पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चल रही थी मान लीजिए, तो इसमें से 8 किमी प्रति घंटा कम कर दिया जा रहा है, तो इसका मतलब 60 में से आप क्या करोगे 8 घटाओगे ना तभी तो होगा। तो ऐसे इसमें आपको क्या करना होगा x माइनस 8 किमी पर आवर। ठीक है, अब देखो जब चाल कम हो जाएगा तो समय ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, अब समय ज़्यादा लगेगा तो अब हम लोग देख लेते हैं कि रेलगाड़ी जो है दूरी तय कर रहा है इतना ही तय करना है, तब रेलगाड़ी द्वारा कितना 480 किमी की दूरी 80 किमी की करने में लगा समय क्या लगेगा 400 और x माइनस घंटा। समझ आया। पहले हम लोग जब नियत चाल से चल रहा था तब देखे कितना समय लगा, और जब कम कर दिया गया तब कितना समय लगा, और दोनों समयों का अंतर कितना दिया है 3 घंटा दिया हुआ है। अब इसको देखो लगाएंगे कैसे,
अंतर तो दिया है, लेकिन हम लोग ये सोचें कि किसमें से किसको घटाया जाए, किसमें से किसको घटाए, क्योंकि अंतर दिया है ना, 3 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, पहले और अब में कितने घंटे का डिफरेंस आ रहा है, 3 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। तो आप देखो प्रश्न के अनुसार ऐसा भी लिख सकते हो, प्रश्नानुसार पहले कितना लग रहा था, 480/x इतना लग रहा था, लेकिन अब देखो कितना लगने लगा है, 480 बताइए 3 इसमें जोड़े बराबर करे 480/x - 8 के, कि 3 इसमें जुड़ेगा। ध्यान से क्वेश्चन को पहले एकदम डीपली समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। जैसे पहले इतना लग रहा था, अब जब कम कर दिया गया चाल का क्या गया, कम कर दिया गया, तो देखा गया क्या कि पहले जो इतना घंटा लग रहा था इससे 3 घंटा और अधिक लग रहा है। तो इसी में जुड़ेगा ना, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। जैसे x को हटा देते हैं हम, थोड़े टाइम के लिए x को हटा दिया गया, मान लेते हैं x के स्थान पे कि उस समय मान लेते हैं कितना 4 घंटा लग रहा था, कितना 4 घंटा लग रहा था, और जब 8 के ऊपर घंटा कम कर दिया गया इसको, तो ये मान लेते हैं कि यहाँ लगने लगा कितना, मान लेते हैं कि 6 घंटा, कितना, या मान लेते हैं कि 7 घंटा लगा, कितना लगा, 7 घंटा लग गया। जबकि क्वेश्चन में एक चीज बताया हुआ है, क्वेश्चन में ये क्या बताया हुआ है कि 3 घंटा अधिक लग रहा है, तो 3 घंटा अधिक किससे तुलना कर रहा है, नियत वाले से तो तुलना किया है। देखो 4 में ही तो 3 जुड़ा है, तब तो 7 घंटा हुआ है, तो इसका मतलब यही तो हो रहा है कि पहले वाले में तो ये 3 जोड़ेंगे तब तो 7 पहले पर तुलना कर पाएंगे हम लोग, तो इसलिए समझ में आ गया ना वो चीज, तो इसलिए इसमें जुड़ेगा। अब इसको और हल करोगे तो इसको क्या करो, पक्षांतर कर ले जाओ, तो 400 सॉरी यहाँ क्या बचेगा 3, और यहाँ क्या है 480x - 8 - 480/x। देखो ये पूरी को उठा के उधर ले गए हैं, तो 3 बराबर एलसीएम क्या हो जाएगा, x - 8, वही एलसीएम हो जाएगा नीचे वाला। इससे भाग इसमें देंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, क्योंकि ये कट जाएगा ना, x - 8 x - 8 कट जाएगा, क्या बचेगा, और x का गुणा इसमें कराओगे तो क्या होगा 480 माइनस इसका भाग इसमें देंगे तो हाँ, तो 480 गुणा किसमें होगा, x - 8। देखो 480 कामन ले लो, हाँ क्या करने गुणा हुआ कराओगे, जब कामन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस, और माइनस से गुणा करा दो तो x माइनस माइनस प्लस 8 बटा नीचे देखो गुणा हो जा रहा है, x² - 8x हो जा रहा है कि नहीं। अब देखो इसका गुणा यहाँ करा दो तो x का गुणा 3 में होगा तो क्या होगा, और माइनस 24x बराबर, देखो x से x कट गया कि नहीं, माइनस प्लस कैंसिल हो जा रहा है, और गुणा करा लो 8 का, 8 शून्य 8 अठाएं 64 के, और 8 चौक 6 38। क्या 3 से देखो यहाँ 3 कामन में मिल जाएगा, देखो 3 कामन ले लिए तो क्या बचा 8x बराबर, यहाँ कितना रहेगा देखो 3840, तो 3 यहाँ गुणे में उधर जाएगा तो क्या होगा, तो x² - 8x बराबर 3840 बटा, देखो 3 से कटेगा 3 1 3 दूना 3 8 3 शून्य 0, तो क्या हो गया x² माइनस 1280 बराबर 0। बस ये 2 समीकरण में होगा।